आप सभी आत्मजनों का बहुत अभिनंदन और बहुत प्रेम। आप देख रहे हैं हमारा रविवारी ये सिनेमा पॉडकास्ट सिनेवेला गजेंद्र सिंह के साथ। जीवन के वो दिन थे जब फिल्में सीधे समझ आती थी। आप उनको देखते थे और वो आपको बांध लेती थी और अपने भीतर खींच लेती थी, और आप 2-3 घंटा बहुत आनंदित होते हुए उसको देखते थे और वो ख़त्म हो जाती थी, और फिर आप दूसरी फिल्म की ओर बढ़ जाते थे। उनको देखने सीखने की बड़ी सरलता थी और आकर्षण था। शशि कपूर की जब जब फूल खिले, धर्मेंद्र की प्रतिज्ञा, या सलमान और शाहरुख खान की करण अर्जुन, श्रीदेवी की आर्मी, या दामिनी, चांदनी, इस प्रकार की फिल्में देखी थी। बीकानेर में इंदिरा कॉलोनी नाम की जगह में हम किराए पे रहते थे एक घर में। उसके ठीक सामने कोई 4 फुट की दूरी पे एक परिवार रहता था। ईंटों का मकान था, खान परिवार था, शायद बशीर खान उनका नाम था। आटा पीसने की चक्की थी उनकी। उस घर के लोगों ने बहुत आनंद लिया। याद है कि 1993 में रोज़ सुबह उनके घर से बॉलीवुड की फिल्मों के गाने बजाए जाते थे बड़ी आवाज़ में। और एक फिल्म बहुत विशेष रूप से याद है जिसके गाने तो बहुत बार सुने, आँखें, जो डेविड धवन की फिल्म आई थी 1993 में। उसके गाने आज भी याद हैं और वो न जाने कितनी बार सुने थे। एक गाना था, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मेंद्र, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजेंद्र, गौर से देखो तो हर हीरो की खूबी इसके अंदर। एक गाना था, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। और एक गीत था, एक तमन्ना जीवन की मैं प्यार तेरा ही पाऊँ, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊँ। इन गीतों ने और खान साहब की परिवार के लोगों के रोज़ डेक बजाने की वो जो आदत थी, उसने ताउम्र मीठी यादें दी। वो घर की इमेज और उन गानों की को सुनने का अनुभव आज भी जाता नहीं दिमाग से। ऐसे बहुत सीमित अनुभव हैं। मूल बात जो की जा रही है वो ये है कि ये एक बहुत सरल एंटरटेनमेंट है जिसको सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, जिसको समझने या कंज्यूम करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। एक तो रेंज इस प्रकार के मनोरंजन की है। और लेकिन कुछ बरस बाद जब विश्व सिनेमा देखना शुरू किया तो एक ऐसी फिल्म भी सामने आई जिसने चकित किया अपने बहुत अलग होने की वजह से। उसे समझना उतना ही आसान नहीं था। उसको देखा तो समझ में नहीं आया कि क्या देखा है, लेकिन उसमें एक अनूठा आकर्षण भी था। लेकिन फिर भी कोई सीधा संदेश उसमें नहीं था, न कोई उसकी कहानी उस तरीके की थी, न कोई उसमें फॉर्मूला था जो पारंपरिक रूप से हम देखते आए थे। ऐसी फिल्म थी जो कुछ कहें तो सिर के ऊपर से निकली। और आज भी अगर बहुत से लोग देखेंगे जो कमर्शियल सिनेमा के मुरीद हैं, वो अगर देखें तो उनके सिर के ऊपर से सीधी वो निकलेगी। और अपने पूर्ण भाव में शायद वो समझ में नहीं आई, शायद वो आई भी हो। तो कुछ कुछ ये टुरिन हॉर्स वाली बात है कि कमर्शियल सिनेमा के दर्शकों के लिए उसको देखने का अनुभव जो पहली बार देखेंगे तो बहुत विरला होगा। आज सिनेवेला में संक्षेप में उसी फिल्म की बात करेंगे और एक तरीके से रिकमेंडेशन भी, आप उसको देखें। उस फिल्म का नाम है इवन ड्वार्फ्स स्टार्टेड स्मॉल। जर्मन भाषा की फिल्म है। 1970-71 में ये प्रदर्शित हुई थी और जर्मनी में जब ये लगी थी तब इसको बैन कर दिया गया था। सबसे पहले तो इसका जो नाम है, इसका साउंड और इसका जो एक जो भाव प्रकट होता है वो बहुत ही अनूठा है और सकारात्मक सा लगने वाला है कि इवन ड्वार्फ स्टार्टेड स्मॉल, मतलब कि बोनो ने भी छोटे से शुरुआत की थी, कि फिर कोई इंसान क्या नहीं कर सकता है। बड़ी हौसला देने वाली बात है। नाम के स्तर पे ये फिल्म है वो बहुत अच्छा करती है कुछ। इस पूरी फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके पूरी फिल्म देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बातचीत की इसी चरण पे रोक कर आप उस फिल्म की तरफ जाएं और समय लगा के देखें और फिर अगली बातचीत को सुने, जो कि फिल्म को लेके एक अनुभव है कि कैसी लगी, क्या उसमें है। तो चाहें तो स्पॉयलर्स अवॉइड करने के लिए आप देख सकते हैं पहले। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि इसमें कुछ बौने हैं, ड्वार्फ्स हैं, वामन हैं, जो एक ज्वालामुखी के लावा से बने हुए द्वीप के ऊपर एक बनी जेल में या जेल जैसी जगह में रखे गए हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उस जेल का या उस जगह का डायरेक्टर कहीं बाहर जाता है और मौका देख के ये बौने बगावत कर देते हैं। और उन्हें पता है कि सीधे सीधे भी अगर लाइफ में चलेंगे तो कुछ आना जाना है नहीं, तो फिर वो चीज़ों को इधर उधर तितर बितर करने पे और नष्ट करने पे और
खेल खेलने पे उतर आते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और अपने मन की अराजकता को पूरा करते हैं। अगर सीधे रूप में देखें तो इसका मायना है ये है कि कुछ बौने हैं वो उटपटांग हरकतें कर रहे हैं और देखने वाले को बड़ा मज़ा आ रहा है सिर्फ इसी वजह से कि वो बौने हैं। एक बौने व्यक्ति को देखना हमारे मनोरंजन के जो पारंपरिक पैमाने रहे हैं उनमें से एक पैमाना रहा है कि किसी के शरीर का आकार आपसे अलग है तो आप उस पर हंस रहे हैं। ये इसकी वजह ये है कि मनोरंजन जो होता है वो अपूर्णता से और अव्यवस्था से निर्मित होता है। तो ये जो अपूर्णता है हमारे समझदारी की, उस समझदारी की वजह से हम किसी बौने पर हंसते हैं। हालांकि इवन ड्वार्फ स्टार्टेड स्मॉल है, वो सीधे तौर पे आप उनकी खिल्ली उड़ाने के अंदाज में उनको आप नहीं देखते हैं, उनको आप प्रोटोगनिस्ट के तौर पे देखते हैं जिनका पूरा नियंत्रण भी है और वो बांध के रखते हैं और वो डिमांड करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को, न कि आप डिसाइड करते हैं कि आप उनको कैसे देख लेंगे। दूसरे रूप में देखें तो ड्वार्फ स्टार्टेड स्मॉल बड़ी विचित्र और विलक्षण सी फिल्म है। जैसा कि मैंने कहा कि समझ नहीं आता क्या देखा है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप अपने जीवन काल में सीमित फिल्मों को याद रख पाते हैं। हज़ारों फिल्में देखी हैं तो पूरे नाम आपको याद नहीं रहते, लेकिन ये दावा है कि ये फिल्म आपको याद रहेगी। किसी भी आम फिल्म के अनुभव से इसका बहुत अलग अनुभव है। इवन ड्वार्फ स्टार्टेड स्मॉल को डायरेक्ट किया था जर्मनी के बहुत ही जाने माने फिल्म निर्देशक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर वर्नर हर्जॉग ने। वर्नर हर्जॉग है वो विश्व सिनेमा में बहुत बड़ा नाम है, उनकी जो पूरी फिल्मोग्राफी है आपको देखनी चाहिए, एक से एक बढ़ के फिल्में उन्होंने बनाई हैं। और जब उन्होंने ये फिल्म बनाई थी तो वो कोई 28 साल के थे। एक फिल्म फेस्ट की स्क्रीनिंग चल रही थी 1970 में, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो आपकी फ़िल्म है इसको आप एक्सप्लेन करो, आप बताओ इसका क्या मतलब होता है। तो वर्नर हर्जॉग ने उस फिल्म का मायना बताने से इनकार कर दिया, अर्थ बताने से मना कर दिया, जो कि सही भी है कि अगर इस फिल्म का अर्थ कोई आपको बता देता है या आप कहीं से ढूंढते हैं या पढ़ते हैं तो फिर इसको आप न देखें, फिर आपको कुछ इसमें हासिल नहीं होने वाला है। इस फिल्म को देखने का एक बड़ा मर्म और एक बड़ा पर्पस तो यही है कि आप देखने के बाद आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है और वो क्या समझ पाता है और क्या नहीं समझ पाता है। बहुत हद तक तो ये है। फिल्म में जो सीधा साधा मनोरंजन आपको लगता है वो एक बड़ी भारी सी अराजकता है और इसमें कई सीन हैं जो आपको विचलित करते हैं। जैसे फिल्म में एक सीन है जिसमें एक बंदर को क्रॉस पे लटका के बांध दिया जाता है ईसा मसीह की तरह और फिर उसका जुलूस निकाला जाता है। जैसे कि धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो बौने जुलूस निकालते हैं एक बंदर को बांध के क्रॉस पे। फिल्म में एक मुर्गी है जिसके टांग नहीं है और दूसरी मुर्गियां उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही हैं। एक दूसरी मुर्गी है जो एक चूहे की लाश को लेकर इधर उधर भाग रही है और एक मुर्गी है वो बाद में मरी पड़ी है और दूसरी मुर्गी उसको टांग लगा के उसे उठाने की कोशिश कर रही है। एक ऊंट है जो न बैठ पा रहा है न उठ पा रहा है। एक गाड़ी है जिसका कोई ड्राइवर नहीं और वो बस चलती ही जा रही है गोल गोल और चलती ही जा रही है और चलती ही जा रही है। बौने हैं कुछ बहुत ही सुंदर फूलों वाले गमलों में आग लगा देते हैं तेल गिरा के। एक बौना है जो शुरू से आखिर तक कुर्सी पे बांधा हुआ है किसी ने उसको और वो हंसता ही रहता है। दो बौनी महिलाएं हैं जो एक मादा सूअर को मार देती हैं। एक महिला है जिसके पास एक डिब्बा है जिसमें गुड्डे गुड्डियां हैं और खिलौने हैं और वो खिलौने और कुछ नहीं है, कुछ मृत कीट पतंग है, कीड़े मकोड़े हैं जिसको उसने आलपिन से पिंड कर रखा है और एक कीट को तो उसने दुल्हन की तरह बाकायदा कपड़े पहना के सजा रखा है। चींटी है, बड़ी सी चींटी है, कीट है। ये जो दृश्य हैं सारे और ये जो पूरी फिल्म है जो आप देखते हैं इसके कई मर्म हैं। जैसे प्रकृति से नाराजगी और इसके विनाश का भाव भी है, सामाजिक परंपराओं की खिल्ली भी है, सामाजिक जो दायित्व हैं उनकी खिल्ली भी है, इंसान की क्रूरता की खिल्ली भी है, उसका प्रकटीकरण भी है। इंसानी समाज और सभ्यता है उसको लेके एक डिस्टोपियन सा विचार है कि सब व्यर्थ है, इंसान क्रूर है, उसके सारे सेंस मर चुके हैं, प्रकृति भी क्रूर है, पशु भी क्रूर है। इवन ड्वार्फ स्टार्टेड स्मॉल को देखते हुए आप कहीं हंसेंगे और कहीं कॉमेडी जैसा परसीव करेंगे, लेकिन अंत में शायद ही आपको समझ में आए कि ये क्या था, क्या आपको हंसना था या क्या करना था। चूँकि फिल्म के केंद्रीय पात्र बौने हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो बौना न हो, तो इस वजह से ऐसा कौतूहल है इसको देखने से ही पूरा समय निकल जाता है। उनकी हरकतों को बारीकी से आप देखना चाहते हैं, आप देखते चले जाते हैं और पूरी फिल्म इसी में ख़त्म होती है।
लेकिन उन सब के पीछे कई मायने भी हैं। आप चाहें तो न उनको समझें मायनों को, और चाहें तो समझ लें, आपके ऊपर है। एक सीन है जिसमें दो बौने हैं, वो कुछ बातें कर रहे हैं। उस सीन से थोड़ा सा फिल्म के माहौल का अंदाज़ा लगता है, उनकी मनोवृत्ति का अंदाज़ा लगता है। अदरवाइज़ आप उनके मनोवृत्ति को समझें तो आपको नहीं सीधा समझ में आता है। इस सीन से थोड़ा बहुत शायद समझ में आए कि वो आपस में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ ये जो बूढ़ा सुअर है जो असाइलम का इंचार्ज है, उसको तो अपनी बात नोटिस करवाने के लिए हमको ज़मीन आसमान एक कर देना पड़ता है। वो हमारी कोई बात समझता ही नहीं है। चाहे हम अच्छे हों, चाहे भले हों, चाहे बुरे बने रहें, हमारे प्रति बर्ताव तो इनका एक जैसा ही होता है। हमको हमेशा वो पाउडर वाला दूध पीना पड़ता है। क्या हम गाय के बछड़े हैं जो हम पाउडर वाला दूध पिएं? और उसके वो सारे फिजूल के बूढ़े जानवर जो इधर उधर दिन भर भागते रहते हैं, फिर हमको मैदानों में पानी देना होता है, इनके पूरे प्रांगण में पानी देना होता है, पेड़ पौधों का काम करना पड़ता है। ये सब चीज़ों ने तो पागल कर रखा है हमको। और इसके जो सुंदर फूलों वाले गमले हैं उनमें पानी देना पड़ता है। अरे क्या बकवास है। और इसीलिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि उस बूढ़े सुअर का जो पसंदीदा ताड़ का जो पेड़ है, जो उसको तोड़ के नीचे पटक डालते हैं। यहाँ पे उन दोनों की बातचीत खत्म होती है। वो ताड़ का एकमात्र पेड़ होता है पूरे द्वीप पे, उसको तोड़ के झाला झुल्लू के नीचे गिरा देते हैं। फिल्म का जो आखिरी दृश्य है उसमें एक असहाय सी और अनिश्चित सी दिख रही सांडनी नजर आती है, मादा ऊंट। वो न उठ रही न बैठ रही है, फिर वो मींगनी करती है और उसको देख के एक बौना है होम्बर, वो हंसता ही चला जाता है। वो हंसता ही चला जाता है, हंसता ही चला जाता है। वो इतना हंसता है कि उसकी सांस तक अटक जाती है। वो खांसने लगता है जैसे कि अब वो मर जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से काबू पाता है। काबू पाने के बाद फिर से हंसने लगता है और फिर से हंसने लगता है। अब सोचते हैं कि इस दृश्य को आप कैसे पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं समझूं तो ये लाइफ का रूपक भी है कि हम कितनी निरर्थकता में जी रहे हैं, वही चीज़ें करते जा रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। और इसके अलावा उसी प्रकार की पशु हिंसा होती चली जाती है मानवता के द्वारा। प्रकृति को भी आज हम उसी प्रकार से नष्ट करते चले जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी विवेचना जब करने बैठते हैं तो हम कभी ये नहीं मानते कि हमने क्या किया प्रकृति के साथ। हमारी सिविलाइजेशन पे हम गौरव करते हैं, लेकिन कमज़ोर को सताने और उसकी मौज लेने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया है, कैसे कैसे मारा है, काटा है, आज भी कर रहे हैं। उस पर हम क्या कहेंगे। ठीक उसी समय इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी इवन ड्वार्फ स्टार्टेड स्मॉल एक सत्ता प्रतिष्ठान से बगावत की फिल्म भी है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट की फिल्म भी है। और ठीक इसके विपरीत ये चलचित्र बगावत करने वालों की मूर्खता के बारे में भी है, उनके कृत्यों की अर्थहीनता के बारे में भी है। ये टिप्पणियां और विचार यूं घुले मिले हैं इस फिल्म को देखने के बाद आपके मन के कि एक को पकड़ेंगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, और किसी भी एक विचार को पकड़ लेना फिर अधूरा विचार पकड़ना ही होगा। यही वजह है कि इवन ड्वार्फ स्टार्टेड स्मॉल को इसे रीड करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। किसी भी एक पाले में आप इसे नहीं खड़ा कर सकते हैं। और ये एक पॉलिटिकली करेक्ट फिल्म नहीं है। अगर कोई आलोचना आप इसकी करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन अगर आप एक फिल्म मेकर हैं और इस आलोचना की वजह से अपनी कुछ मनोवृत्ति चेंज करना चाहें तो वो ना करें। आपको अपनी बात कहने से खुद को नहीं रोकना चाहिए, और जो आलोचनाएं की गई हैं उनसे परे जाके अपने मन की बात करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर आपका कन्विक्शन उसमें है तो। इस फिल्म के डायरेक्टर वर्नर हर्जॉग है, उन्होंने इस पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली जो सबसे मोटी बात है इसके प्रति अपने परहेज को लेके एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस, कि जो सपने और बुरे सपने होते हैं वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के नियमों का पालन नहीं करते हैं। फिल्म मेकिंग भी एक किस्म का सपना ही होता है बनाने वाले का, एक किस्म की कविता होती है जिसको आप तथ्यात्मक है पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ नहीं बना सकते। बावजूद इसके उसकी जो उसमें कही गई बात को भी समाज के हिसाब से तोला जाता ही है आलोचना के दौरान। इवन ड्वार्फ स्टार्टेड स्मॉल को वर्नर हर्जॉग ने उसको देखने को उन्होंने कहा था ये एक बुरा सपना है, नाइटमेयर है इसको देखना, और वो चाहते हैं कि उसको ऐसे ही देखा जाए, लेकिन उसको कई और तरीके से भी देखें ये भी वो चाहते हैं। 2002 में उनकी एक किताब आई थी हर्जॉग ऑन हर्जॉग, इसमें उन्होंने अपनी इस फिल्म के बारे में बातें की थी।
इसी के साथ फिल्म पर ये बात पूरी ख़त्म करेंगे। लेट 1960s के दौर में जब दुनिया में क्रांति की हवा चल रही थी, तब हर्ज़ोग ने अपनी इस फिल्म में उस पूरे मिजाज को, दुनिया के उस पूरे मिजाज को खारिज कर दिया था। इसके बारे में उनसे इस किताब में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वर्नर हर्ज़ोग का कहना था कि मुझ पर ये आरोप लगाया गया कि विश्व में जो क्रांति हो रही है उसको दिखाने के बजाय मैंने इवन ड्वार्फ स्टार्टेड स्मॉल में इसकी खिल्ली उड़ाई उस क्रांति की। और सच्ची बात भी यही है कि लोग शायद मेरी इस एक चीज़ के बारे में ही बिल्कुल सही थे, वो आलोचक। ये फिल्म 1968-69 में बनाई गई थी, तब स्टूडेंट रेवोल्यूशन चरम पे था दुनिया में, और कुछ ज़्यादा ही जुनूनी वामपंथियों ने मुझसे कहा कि मेरी फिल्म तो फाशिस्ट मिजाज की है, क्योंकि मैंने फिल्म में बोनो के द्वारा किया गया एक बड़ा ही मूर्खतापूर्ण और नाकाम सा रेवोल्यूशन दिखाया। उनका कहना था वामपंथियों का कि आप जब एक क्रांति दिखाओ तो आपको एक सफल क्रांति ही दिखानी चाहिए। चूँकि मेरी फिल्म में मैंने ऐसा नहीं दिखाया था, तो जाहिर है कि ये फिल्म फाशिस्ट की फिल्म ही कहला दी गई होगी उनके द्वारा। तो मुझे तो असल में ये फिल्म बड़ी मजाकिया लगी। इसमें एक अजीब सा कॉमिक इफेक्ट था। ये और बात है कि जब मैं इस फिल्म को देखकर हंसता हूँ तो मुझे एक दर्द होता है। बोनो का विद्रोह कोई असली पराजय नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो ये एक अच्छा यादगार दिन रहा। उन्होंने दिन भर में वो किया जो उनका मन करना चाहता रहता होगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकाली। आप उनके चेहरों में खुशी देख सकते हैं। फिल्म का लास्ट शॉट देखिए जिसमें एक सांडनी है, वो घुटना टेक कर बैठने की कोशिश कर रही है और बोना हंस रहा है। वर्नर हर्ज़ोग कहते हैं कि जब हम जहाँ पे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, अगर मैं वहाँ 3 हफ्ते बाद भी जाता तो वो बोने वहीं मिलते मुझे, उसी प्रकार से हंसते हुए। खैर, मैंने उन विरोधकारियों और आलोचकों से कहा कि इस फिल्म का 1968 के आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग अपने जुनून में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको कुछ दिखता नहीं है। वो 20 साल के बाद शायद ये फिल्म देखें तो शायद एक सच्चा चित्रण देख पाएंगे, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस के नियमों से आगे जाके ही देख पाया जा सकता है। हर्ज़ोग से पूछा गया इस किताब में कि लेट 1960s की राजनीति के इतने विरोधी वो क्यों थे, तो उन्होंने कहा कि 1968 में दुनिया में जिन आइडियाज़ और एक्टिविटीज़ का जोर था उनमें मेरा कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि मेरे तब के समकालीनों के मुकाबले मैं पहले ही दुनिया में बहुत आगे निकल चुका था। मैंने कई यात्राएं की थी, फिल्में बनाई थी और ऐसे रोल में निभा चुका था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा चुका था जो मेरी उम्र के बहुत कम लोगों ने की थी। तो मुझे ये जो उनका अर्धविकसित सा विश्लेषण बड़ा गलत लगता था कि जर्मनी एक फाशिस्ट देश है और रिप्रेसिव प्रिजन स्टेट है और उस पर एक सोशलिस्ट यूटोपियन रेवोल्यूशन के द्वारा ही कब्जा करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मुझे पता था कि रेवोल्यूशन सफल नहीं होगा, क्योंकि तब असल में जो हो रहा था उसके अधूरे विश्लेषण के ऊपर ही पूरा रेवोल्यूशन है उसकी जड़ टिकी थी, इसलिए मैंने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। दूसरी बात, मैं कभी भी फिल्म को और फिल्म मीडियम को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल करने का समर्थक नहीं हूँ। मेरा ऐसा एटीट्यूड ही है, मुझे दूसरे फिल्म मेकर से काफ़ी अलग करता है। और उस दौर में ऐसे बहुत ही कम समीक्षक और जर्नलिस्ट थे जो क्रांति वाले शब्द जाल में नहीं घुसे हुए थे, जिन पर इसका असर नहीं था, और ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने फिल्मकारों से हास्यास्पद राजनीति मांगे न की हों। मेरी फिल्म को आलोचकों के हाथों बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और आखिरी बात जो एक करना चाहेंगे, जो हर्ज़ोग से पूछी गई थी किताब में कि भाई इस कहानी में आपने बोनो को ही क्यों लिया, केंद्र में उन्हीं को क्यों रखा, ऐसा क्या था? तो वर्नर हर्ज़ोग ने कहा था कि जर्मनी की जो संस्कृति है वो बोनो से मिजेट से भरी हुई है। सबसे शुरुआती परी कथाओं से ले लें और फिर वैगनार को ले लें, फिर द टिन ड्रम को ले लें, इन सब में ये नज़र आए हैं। और इवन ड्वार्फ्स स्टार्टेड स्मॉल में जो बोने हैं वो शैतान नहीं है, बल्कि असल बोने हम हैं। उन बोनों का अनुपात अच्छा है, वो चार्मिंग और खूबसूरत लोग हैं। अगर आप सिर्फ 2 फुट लंबे हो तो इसका मतलब यही कि आपके आसपास की जो दुनिया है वो अनुपात से बाहर की हो गई है। हमारे आसपास आप देख लीजिए, पैसा और कंज्यूमर गुड्स वाली जो दुनिया है कितनी दैत्याकार और भद्दी हो चुकी है। बोनों के लिए तो दरवाजे जो हमारे घरों के होते हैं उनके हत्थे भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर कहाँ बराबरी है। वर्नर का कहना था कि फिल्म को लेके उन्होंने एक स्पष्ट निर्णय लिया था कि इस फिल्म को बोनो के नज़रिए से शूट करेंगे। उसका वैसा करने से फिर इन लोगों को छोड़ के सब कुछ अनुपात से बाहर हो जाएगा। वर्नर हर्ज़ोग कहते हैं कि इसीलिए मेरी फिल्म अगर कुछ कह रही है तो बस यही कह रही है कि असल में ये बोने शैतान नहीं है। अगर कोई शैतान है तो वो हम लोग हैं,
और वो समाज वो शैतान है जो हमने खुद निर्मित किया है। उनका कहना था कि अंदर से हम सभी बौने हैं। तो इवन ड्वार्फ स्टार्टेड स्मॉल का आप देखिए कि आज तक के सिनेमा को, आज तक की मूवीज़ को देखने के बाद इस फिल्म को देखने का अनुभव आपका कैसा रहता है। सबटाइटल्स अंग्रेज़ी के साथ ही अवेलेबल है और वैसे सबटाइटल्स के बिना भी आप देख सकते हैं, पर हाँ कुछ बातचीत ऐसी होती है जो आपको उसी से समझ में आएगी। और आप देखें और बताएं कि ये पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा। सिनेवेला के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।